पिछले लाखों सालों से पृथ्वी हमारा घर है, पर इंसानों की बढ़ती जनसंख्या और प्रदूषण के कारण अब हमारी पृथ्वी खतरे में है। 2012 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के रिपोर्ट के मुताबिक जिस स्पीड से हम अर्थ के रिसोर्सेज यानी संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस हिसाब से 2030 तक हमारे लिए 2 पृथ्वी भी काफ़ी नहीं होगी। वैसे पृथ्वी के अंत की वजह कुछ और भी हो सकती है। साल था 1989। इस साल एक बहुत छोटा एस्टेरॉयड जिसका प्रभाव फिर भी 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं होगा, उसने हमारे ऑर्बिट को पृथ्वी के गुजरने के सिर्फ 6 घंटे के बाद क्रॉस किया। ये लगभग तय है कि हमें भविष्य में कभी न कभी कहीं और बसना होगा, क्योंकि फोरकास्ट के मुताबिक धीरे धीरे सूरज की रोशनी बढ़ रही है और कुछ बिलियन ईयर्स यानी अरबों सालों में ये हमारे सारे ओशंस को उबाल कर रख देगी। पर हम बाहर कैसे बसेंगे, कहाँ बसेंगे, हमारा अगला घर कहाँ होगा, हम क्या खाएंगे, हम पृथ्वी के बारे में सबसे ज्यादा क्या मिस करेंगे। आज के वीडियो में हम इन्हीं सारे जवाबों की खोज करेंगे। अब सवाल ये है कि हम कहाँ जा सकते हैं। आपको क्या लगता है? चले देखते हैं। पहले नंबर पर आता है हमारा सबसे करीबी और इकलौता सैटेलाइट मून। चांद पर रहने का फायदा ये है कि इमरजेंसी के सिचुएशन में हम तुरंत पृथ्वी वापस आ सकते हैं और हमारा पृथ्वी से कोई कम्युनिकेशन डिले भी नहीं होगा। पर यहाँ रहने के नुकसान क्या हैं? यहाँ 2 हफ्तों की रात होगी और यहाँ टेम्परेचर भी बहुत फ्लक्चुएट होगा। अगला नंबर उसी प्लैनेट का है जहाँ हमें रिसेंटली पता चला है कि वहाँ पानी एग्जिस्ट करता है। गेस किया? वो है मार्स। हमारे पड़ोसी मार्स की अच्छी बात ये है कि ना ये बहुत गर्म है और ना ही ये गैस का बना है, और यहाँ पानी तो है ही, पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के ना होने से हमें कोई रेडिएशन से नहीं बचा सकता है, और यहाँ खतरनाक डस्ट स्टॉर्म चलते हैं, और ऊपर से पृथ्वी से कम्युनिकेशन भी 20 मिनट डिलेड रहता है। क्या आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसी जगह है जहाँ अर्थ के सारे ओशंस, लेक्स, रिवर और सी से भी ज्यादा पानी है? वो है यूरोपा, जुपिटर का मून। पर वहाँ रहना किसी डेंजरस वीडियो गेम को लाइव एक्सपीरियंस करने से कम नहीं है। जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड से इंटेंस रेडिएशन बेल्ट्स बनते हैं और वो किसी भी मेटेओरॉइड को अपनी तरफ खींच सकते हैं। आखिर में आता है रिसेंटली सबसे ज्यादा न्यूज में रहने वाला प्लैनेट केपलर 438b। ये अभी तक सबसे ज्यादा पृथ्वी जैसा एक्सोप्लैनेट है। अच्छी बात ये है कि वो अपने सूरज के हैबिटेबल जोन यानी रहने लायक एरिया के अंदर है, पर यहाँ पहुँचने में हमें 1 ह्यूमन लाइफ टाइम से ज्यादा लग जाएगा। और तो और केपलर 438b एक ऐसे सूरज का चक्कर लगाता है जिसके पास जानलेवा सोलर फ्लेयर यानी सूरज की चमक है। दोस्तों, इन सब में आपको हमारे रहने लायक कौन सी जगह लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम इंसान बहुत नाजुक होते हैं। हमारी सेंसिटिव बॉडी को बहुत सारी सुरक्षा की जरूरत है। ये प्रोटेक्शन पृथ्वी के वातावरण और मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाने पर और भी जरूरी है। तो अगर हम अपनी दुकान कहीं और लगाने जा रहे हैं तो हमें एक अच्छा सा घर ढूंढना पड़ेगा जहां हमें कम से कम परेशानी और ज्यादा से ज्यादा आराम हो। घर ढूंढना तो ठीक है, पर वहां लॉन्ग टर्म में सरवाइव कैसे करेंगे? इसके लिए हमें अपने नए घर को पृथ्वी के जैसा बनाना पड़ेगा। इस मेकओवर का मतलब है कि हमें वहाँ के वातावरण को बदलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा जो पानी और जीवन को पनपने का मौका दे। एक इंटरेस्टिंग माइक्रोब है साइनोबैक्टीरिया, जो कम रोशनी में भी अपना खाना बना सकता है यानी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ये स्पेस में हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। साइनोबैक्टीरिया को अगर हम टॉक्सिक प्लैनेट्स में ले जाएंगे तो वो वहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करके ऑक्सीजन बनाएगा। इंटरेस्टिंग। क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी के लिए स्पेस की लो ग्रेविटी यानी कम गुरुत्वाकर्षण फायदेमंद नहीं होती है? हमारे मसल्स को यहाँ के मुकाबले कम काम करना पड़ता है और वो कमजोर पड़ने लगते हैं। हमारी हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं और हमारा दिल भी धीरे धड़कता है। इसलिए रोज एस्ट्रोनॉट्स अपनी मसल्स और बोन्स को बचाने के लिए 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। और आपको लगता था कि आप रोज एक्सरसाइज नहीं करते? इसलिए हमें भी स्पेस में एक ऐसा स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज प्लान फॉलो करना
होना पड़ेगा जब तक हम एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट ना बना ले जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करे, ताकि हमारी ह्यूमन बॉडी पृथ्वी की तरह काम करती रहे। पर स्पेस में अपनी जर्नी की शुरुआत करने से पहले आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? जवाब है रिसोर्सेस की। जनवरी 2018 में स्पेस एक्सप्लोरेशन की एक नई शुरुआत हुई जब एक छोटा सैटेलाइट एक इंडियन रॉकेट के साथ ऑर्बिट में छोड़ा गया। उस सैटेलाइट का नाम है आर्किड 6। इसका काम था स्पेस में माइनेबल रॉक जैसे एस्टेरॉइड्स को ढूंढना। आप सोच रहे होंगे कि एस्टेरॉइड है क्यों? असल में एस्टेरॉइड कीमती पदार्थ जैसे प्लैटिनम, टंगस्टन और आयरन के अलावा कुछ ऐसा ऑफर करती है जो हमारे लिए बहुत वाइटल है, और वो है पानी। फ्रोजन वाटर यानी जमा हुआ पानी स्पेस में सोने से कम नहीं है। तो क्या एस्टेरॉइड सिर्फ पानी के कारण कीमती है? बिल्कुल नहीं। अगर आप उसके केमिकल स्ट्रक्चर को देखें तो H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। आप आइस से ब्रीदेबल एयर यानी ऑक्सीजन निकाल सकते हैं और हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये एस्टेरॉइड्स फ्यूचर के कॉस्मिक पेट्रोल स्टेशंस बन सकते हैं। गाड़ी की टंकी भरो और चलते बनो। मार्स के ग्लेशियर और पोलर कैप भी एक अच्छे स्टेशन की तरह हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे मेन्यू में क्या होगा। आपको क्या लगता है कि स्पेस जैसे एरिया में कौन सी फसल उग सकती है? 2015 में एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस में लेटस उगाया था। या फिर हम पृथ्वी के प्लांट्स मार्स में उगाने की बजाय वहाँ के हिसाब से नए प्लांट्स भी तो इंजीनियर कर सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या हम वहाँ पहुँच गए? ये महीनों लंबी स्पेस जर्नी में एक आम सवाल होगा। यहाँ पृथ्वी पर हमारे लिए एंजॉयमेंट के इतने साधन हैं, पर स्पेस में एंजॉयमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? क्या आपको पता है कि हरियाली स्ट्रेस रिलीज करने में काम आती है? तो स्पेस जर्नी के दौरान पेड़ पौधे उगाने में शायद हमें थोड़ा आराम मिले। एक और तरीका है वर्चुअल रियलिटी का। बस VR हेडसेट लगाइए और अपने मन की जगह की सैर करिए। एस्ट्रोनॉट्स हमेशा कहते हैं कि स्पेस से पृथ्वी को देखना एक खूबसूरत अनुभव है, पर तब क्या होगा जब हम पृथ्वी को बिल्कुल नहीं देख पाएंगे? इसके लिए स्पेस में जाने वाले लोगों को मजबूत सोशल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट नेटवर्क बनाना होगा, ताकि वो ऐसे लोगों की मदद कर सकें। प्लैनेट अर्थ छोड़ना यानी 24 घंटे की दिन रात की साइकिल छोड़ना, इससे हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक खराब हो जाएगा। तो फिर इसका उपाय क्या है? इसके लिए हमें पृथ्वी पर आने वाली सनलाइट की नकल करके एक आर्टिफिशियल लाइट बनाना होगा, ताकि हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक सही रहे। ये स्पेसशिप पर तो मुमकिन है, पर एलियन प्लैनेट पर मुश्किल है। खैर, चाहे कुछ भी हो, नए प्लैनेट्स में गेम खेलने का एक अलग ही मजा होगा। पृथ्वी पर हमारे एथलीट्स को लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के नियमों की समझ है, पर जैसे ही हम चांद और मार्स पर पहुंचेंगे, कहानी कुछ और ही होगी। आइस स्केटर्स पृथ्वी पर क्वाड से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, 4 रोटेशन और बस उतना ही। अभी तक किसी ने 8 रोटेशन यानी क्विंट नहीं किया है, जबकि मार्स में पृथ्वी के सिर्फ 30% ग्रेविटी होने के कारण ये सब संभव है, जहां लोग 4, 5, 6, 7 रोटेशंस तक करेंगे। एस्ट्रोनॉट एलन शेफर्ड पहले इंसान थे जिन्होंने मून पर गोल्फ खेला। नासा तब ये देखकर सदमे में था, पर अभी आप उसी गोल्फ क्लब के डुप्लीकेट को स्मिथसोनियन म्यूजियम में देख सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि आपको साइंस और यूनिवर्स में बहुत इंटरेस्ट है। अगर ऐसा है तो आप खोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए ये एंजॉय कीजिए। क्या आपके भी मन में ये ख्याल आता है कि आज से 1500 साल के बाद की दुनिया कैसी होगी? उस समय लोग कैसे रहेंगे? अगर आप उस समय पैदा हुए तो आपको दुनिया कैसी दिखेगी? तब के लोग कितने साल जीते होंगे? आज के वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे आज से 1500 साल के बाद की दुनिया कैसी दिखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं।